हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम बात करेंगे द्वितीय अध्याय दिनचर्या अध्याय के बारे में। देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इससे पहले हमने पहले चैप्टर की आयुष कामनी अध्याय की बात करी। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी तो जाइए हमारे चैनल पर देखिए। बीइंग डॉक्टर पे अष्टांग हृदय का चैप्टर 1 आयुष कामनी अध्याय। अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 दिनचर्या अध्याय। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि हमारी बीइंग डॉक्टर की पेड क्लासेस चल रही हैं बीइंग डॉक्टर ऐप के ऊपर। इसकी लाइव क्लासेस हमारे जूम पर होती हैं, तो आप इसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या हो, आपको कांटेक्ट करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा ही नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं दिनचर्या। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिनचर्या। देखिए, दिन का मतलब कभी भी दिन से नहीं होता, मतलब दिन का मतलब कभी भी मॉर्निंग से नहीं होता। दिन का मतलब कंप्लीट 24 आवर्स के ड्यूरेशन से होता है। दिन के अंदर होल डे एंड नाइट दोनों ही आ जाते हैं। चर्या का मतलब होता है रूटीन, या फिर जिसको आप रिपीट करते हो, जिसको आप रिवाइज करते हो, डेट इज द चर्या। तो दिनचर्या क्या है? डेली रूटीन। दिनचर्या क्या है? डेली रूटीन, जिसको आप फॉलो करते हैं कि सुबह आप इतने बजे उठते हैं, उठने के बाद फ्रेश होते हैं, दातुन करते हैं, खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो भी करते हैं सुबह से उठने से लेकर के रात को सोने तक, ये सब हमारा किसके अंदर आता है? दिनचर्या के अंदर आता है। तो आज हम बात करेंगे डेली रिजाइमेंट की, शेड्यूल की, क्या आपका शेड्यूल रहना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब जो दिनचर्या है, जिसकी दिनचर्या प्रॉपर होती है, यानी उठने से लेकर बैठने, बोलने, सोचने, करने, यानी मेंटल, फिजिकल और क्या कहते हैं वर्बल, यानी स्पीच, तीनों जिसकी क्या कहते हैं परफेक्ट होती हैं, जो तीनों क्या कहते हैं बातों को ध्यान रखता है, वो ही स्वस्थ रहता है। तो देखिए, हमारे ऐप का प्रयोजन भी बताया गया, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। यानी हमारा प्राइम मोटिव क्या है हमारे आचार्यों का, हमारे आयुर्वेद का, कि जो हेल्दी है उसको हेल्दी बनाए रखना। दूसरा मोटिव है जो रोगी हो गया है, जो डिसीज्ड हो गया, उसको ठीक करना। कहाँ बताया गया है? चरक सूत्र 1 में बताया गया है। आपको रेफरेंस यानी कहाँ पर ही आया है याद करना है। पीजी पर्पज का क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, तो पीजी पूछ लिया जाता है कि आयुर्वेद का प्रयोजन कहाँ, तो याद करना है चरक सूत्र 30। ठीक है, अब बात करेंगे, ये बात मैंने बता दी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना पहला प्रयोजन है। सेकंड क्या है? रोगी के विकार को शांत करना, यानी जो डिसीज हो गई है उसको क्योर करना, उसको ठीक करना। फिर लिख रहा है इन दोनों प्रयोजनों की सिद्धि हेतु दिनचर्या यानी डेली रूटीन, दिनचर्या मतलब डेली रूटीन, और एवं ऋतुचर्या मतलब सीजनल रूटीन, इन दोनों को आपको फॉलोअप करना है। यानी अगर आपको हेल्दी रहना है, आपको स्वस्थ रहना है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और फिजिकल, यानी ये कहते हैं दो तीनों बातों से, तो आपको दिनचर्या एज वेल एज ऋतुचर्या दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। लिख रहा है दिनचर्या। इस अध्याय में हम क्या कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे, जो लोक और परलोक दोनों में हमारे लिए लाभकारी हो, दोनों में हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो इसीलिए हम बात करेंगे दिनचर्या की। तो सबसे पहले इसके रेफरेंस आ जाते हैं कि इस चैप्टर में किस किस के बारे में, किस किस टॉपिक के बारे में, किस किस टॉपिक पर बात चर्चा की गई है। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। पहला, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। दूसरा, मल उत्सर्ग, फ्रेश होने जाना है। तीसरा, मुख प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन मतलब कुल्ला करना या मुख की सफाई करना। फिर दातुन करोगे, पेस्ट ब्रश करोगे, अंजन आंखों में काजल लगाओगे, नस से होता है नाक साफ मार्ग से दवाई देना, औषधि देना। देखिए, इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। फिलहाल मैं एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण मतलब आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। मल उत्सर्ग, मल का त्याग करना है यानी फ्रेश होने जाना है। मुख प्रक्षालन, मुख की सफाई करनी है, कुल्ला वगैरह करना है। दातुन, पेस्ट करना है, ब्रश करना है। अंजन, आंखों में काजल लगाना। नस से नासा मार्ग यानी नॉस्ट्रल्स के थ्रू दवाई डालना। गंडूश होता है मुख में औषधि को धारण करना। कब तक और कैसे? हिलनी नहीं चाहिए, यानी मुख में आपको औषधि डालनी है, और औषधि कैसे डालनी है? वो औषधि हिले नहीं, ऐसे। ठीक है, कवल मतलब होता है मुख में डाले कुल्ला करना कवल। गंडूश में औषधि को हिलाना नहीं है। धूमपान स्मोकिंग हो गया। ताम्र मतलब पान का सेवन। अभ्यंग मतलब मालिश करना, मसाज करना। व्यायाम मतलब होता है एक्सरसाइज करना। उद्वर्तन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से कह सकते हो लेप कर लगाना, या फिर क्या कहते हैं होता है, कहते हैं कुछ लोग गोरा होने के लिए बेसन का या दूध का, टमाटर के सूप का इस तरीके लेप लगाते हैं, डेट इज द उद्वर्तन। फिर है स्नान, नहाना, भोजन, खाना खाना। सदव्रत, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, किस तरीके का व्यवहार आपको अपनी सोसाइटी में अपने लोगों के साथ रखना है। काल स्मृति विचार, कि मेरा समय ठीक कट रहा है क्या, जिस काम के लिए मेरा जन्म हुआ मैं कर रहा हूँ, क्या जो मेरा धर्म है इस धर्म का पालन कर पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं।
पहला टॉपिक है ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, यानी गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, यानी सुबह आपको टाइम से उठ जाना है। तो ये लिख रहा है ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठते स्वस्थो रक्ष अर्थम आयुषम, यानी जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त यानी समय पर उठता है वो अपने जीवन की रक्षा करता है और अपनी आयु की वृद्धि करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्म मुहूर्त? तो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? द टाइम बिफोर द सनराइज, यानी सूर्य के उदय होने से पहले का समय। कितना समय? तो सूर्य उदय से एक मुहूर्त पहले का समय। एक मुहूर्त लगभग 48 मिनट्स का होता है, कहीं 45 है, कहीं 48 है, कहीं 50 है। तो मान लीजिए 45 to 50 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है। तो ध्यान रखना कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सूर्य उदय से, यानी सूर्य के उगने राइज होने से पहले के 48 या 1 आवर के पहले का जो समय होता है डेट इज द ब्रह्म मुहूर्त। यानी सूरज के उठने से पहले आपको उठ जाना और अपनी एक्टिविटीज को शुरू कर देना है, यानी फ्रेश होना। सबसे पहले आपको उठ करके फ्रेश ही होना है, ठीक है। इसको ब्रह्म मुहूर्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टाइम पर ये ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्मा का मुहूर्त है, यानी शुभ मुहूर्त है। यानी इसमें जो भी आप काम करोगे वो आपका मैक्सिमम इफिकेसी के साथ होगा, यानी मैक्सिमम एक्यूरेसी भी उसके अंदर आएगी। पढ़ाई करोगे पढ़ाई अच्छी होगी, व्यायाम करोगे व्यायाम अच्छा होगा। ये सब बातें इसके अंदर होंगी। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अपनी क्रियाओं को दिन प्रतिदिन करते हैं वो नित्य स्वस्थ रहते हैं। यही बात कह रही है ब्रह्म ज्ञान एवं परमात्मा को कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? अध्ययन, अध्ययन मतलब पढ़ाई व ईश्वर स्मरण के लिए योग्य समय, यानी ब्रह्म मुहूर्त ही एक ऐसा समय जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपने भगवान का ध्यान कर सकते हैं, और ये उत्तम समय बताया गया है। आगे बात करेंगे दंत धावन। धावन मतलब होता है साफ करना, क्लीन करना। किसको साफ कर रहे हो? दंत, यानी दांतों को साफ कर रहे हो। लिख रहा है यानी सबसे पहले आप सुबह देखोगे कि क्या मैं उठने योग्य हूँ, मतलब मैं किस कंडीशन में हूँ कि उठ पाऊंगी नहीं, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है शरीर में, पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, इसके कारण उठ नहीं पाओ। अगर आप ठीक हो तो आप उठेंगे। उठने के बाद आप अपने मल मूत्र का यानी यूरिन का, फीकल मैटर का, इसका पास आउट कर देंगे, सफाई कर देंगे, यानी मल त्याग कर दोगे। और मल त्याग करने के बाद आपको दातुन करना है, ठीक है। तो यही तो होता है, पहले अपन फ्रेश होने जाते हैं, फ्रेश होने के बाद फिर अपन ब्रश करते हैं। फिर लिख रहा है आपको ब्रश किससे करना है? तो बताया गया कि विष आपको ब्रश किस कौन से वृक्ष, कौन से पेड़ की डंडी लेनी है। आपने सुना होगा कि नीम की डंडी से अपन पेस्ट करते हैं, या फिर नीम के अलावा अर्जुन से करते हैं। तो बताया जा रहा है कि कौन कौन सी आप दंतुन का या दातुन का प्रयोग कर सकते हैं, किस किन वृक्ष को आप सिलेक्ट करेंगे। तो बताया जा रहा है अर्क, वट, खदिर, करंज, अर्जुन, इन सब की आप धातुओं का प्रयोग कर सकते हैं अपने दांतों की साफ सफाई करने के लिए। इसके अलावा कोई भी ऐसा वृक्ष जो कसाय है, जो कटु है, जो तिक्त है, इन वृक्षों का प्रयोग करेंगे। ये तो एग्जाम्पल्स थे, अर्क हो गया, वट हो गया, खदिर हो गया, करंज हो गया, अर्जुन हो गया, कनेर हो गया, तो एग्जाम्पल्स हैं। इनके अलावा कोई भी ऐसा वृक्ष ले सकते हो जिसके अंदर कटु तिक्त कसाय रस की वृद्धि होती है, कटु तिक्त कसाय रस पाए जाते हैं। यानी सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले उठोगे, उठ करके ये देखोगे क्या मैं उठने लायक हूँ। अगर उठने योग्य हूँ तो मल का त्याग करूंगा, फिर मैं दातुन करूंगा। दातुन करने के लिए मैं कौन कौन सी डंडी ले सकता हूँ? अर्क, वट, खदिर, करंज, अर्जुन, इनमें से कोई भी ले सकता हूँ। और या फिर इनके अलावा कसाय, कटु, तिक्त, इन तीनों रसों की जिसके अंदर वृद्धि हुई होती है उन प्लांटों को, उन वृक्ष को सिलेक्ट करूंगा। फिर कह रहा है जो दातुन है कितनी अंगुल लंबी लेनी है, वो ध्यान रखना, दातुन हमेशा 12 अंगुल लंबी लेनी है। अकॉर्डिंग टू आचार्य भागवत द लेंथ ऑफ द दातुन इज 12 अंगुल, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले दातुन की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 12 अंगुल, ठीक है। इसके अलावा कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब कन्नी उंगली, सबसे लास्ट में जो कहते हैं फिंगर होती है, डेट इज कन्नी उंगली है, कनिष्ठ का जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में। तो आपको उस उंगली के समान आपकी मोटी होनी चाहिए, यानी जो लकड़ी है जिससे आपको कहते हैं दांतों को साफ करे, तो जो उसका अग्रभाग टिप ऑफ द जो कहते हैं टिप ऑफ द दातुन है वो कितनी चौड़ी होनी चाहिए, उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए। कह सकते हो आपकी जो कन्नी उंगली है लास्ट क्या कहते हैं, ठीक है, एक एंड पर आपका थंब होता है, एक टाइम पे आपकी कनिष्ठिका होती है। कनिष्ठिका के आगे टिप के समान मोटी होनी चाहिए, कौन? वो डंडी। फिर कह रहा है आपको जो दातुन है 2 बार करना है, एक तो सुबह एक शाम को, यानी प्रायकाल मॉर्निंग, सायकाल मतलब इवनिंग। आपको 2 टाइम दातुन का प्रयोग करना है। दातुन कितनी अंगुल लंबी है? 12 अंगुल लंबी है। किसके समान मोटी है? कनिष्ठिका उंगली के अग्रभाग के समान, ठीक है। फिर कहेंगे आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा। अगर आचार्य सुश्रुत ने बोला है, जैसे आचार्य भागवत ने क्या बोला था कि वो कटु तिक्त कसाय रस प्रधान वृक्ष को प्रयोग करना है, तो उन्होंने आचार्य सुश्रुत ने बोला अगर आप कटु को ढूंढ रहे हो तो कटु में करंज श्रेष्ठ है, तिक्त में निम्ब श्रेष्ठ है, और कसाय में खदिर या बबूल श्रेष्ठ है।
जैसे हमारे आचार्य भागवत ने बोला, आप अर्क ले लो, वट ले लो, मदार क्या कहते हैं मदार ले लो, ठीक है, ये सब उन्होंने बोला, ठीक है, करंज ले लो, अर्जुन ले लो। इसके अलावा अगर इनमें से कोई नहीं लेना तो आप कसाय, कटु, तिक्त, प्रधान, रस, द्रव्य भी ले सकते हो। तो उन्होंने बोला आचार्य सुश्रुत ने कि अगर आप कटु ले रहे हो तो कटु में आप करंज ले लो, करंज बहुत अच्छा है। उन्होंने बोला अगर आप तिक्त ले रहे हो, तिक्त में नींब ले लो, नींब बहुत अच्छा है। उन्होंने बोला अगर तुम कसाय ले लो, कसाय में खदर और बबूल ले लो, वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं आप ऐसे से इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि दातुन करने का तो क्या करना है, टंग क्लीनर, टंग की स्क्रैपिंग करनी है, जिब्बा निलेखनी कर लेना है और उससे आपको जिब्बा को अच्छी तरीके से साफ कर देना है। अब कुछ कंडीशन ऐसी इसमें आप दातुन नहीं करोगे, लाइक अजीर्ण, अजीर्ण मतलब इंडाइजेशन, छींक आ रही है, श्वास रोग है, कास है, ज्वर फीवर आ गया, अर्दित यानी फेशियल पैरालिसिस हो गया, प्यास लग रही है, मुंह पक गया, मुंह में छाले हो गए, अल्सर हो गए हैं, हृदय रोग है, नेत्र रोग है, शिरो रोग है, कर्ण रोग है यानी ईयर डिसीज, नोज डिसीज, टंग डिसीज, थ्रोट डिसीज, आई डिसीज, श्वास, कास, अजीर्ण। देखिए 2 बीमारी तो ऐसी सब में आएंगी, अजीर्ण और अर्दित। जिसको अजीर्ण है उसको नहलाएंगे नहीं, जिसको अजीर्ण है उसको आप व्यायाम नहीं कराओगे, जिसको अजीर्ण है उसको आप उस पर आप उद्वर्तन नहीं लगाओगे। यानी अजीर्ण और अर्दित तो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप चीज़ों को बहुत सोच समझ करना पड़ता है। किसी को फेशियल पैरालिसिस है, किसी को इंडाइजेशन है, तो इन कंडीशन में आप हर चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते, कुछ भी खिला नहीं सकते। क्यों? पहले से इंडाइजेशन हो रखा है तो कोई भी दवाई नहीं दे सकते। आगे है अंजन, अंजन का मतलब मैंने आपको बताया काजल लगाना। अब देखिए अंजन के लिए क्या बोला गया है, अंजन के लिए ये बोला गया है कि अंजन लगाने से क्या होता है, आपकी आंखें सुंदर होती हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो मम्मियाँ होती हैं काजल लगाती हैं। क्यों? क्या कहते हैं चलो बेटे को नजर नहीं लग जाए, जो बेटा है या बेटी है वो सुंदर बने, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाए, ताकतवर हो जाए। तो क्यों लगाया जाता है अंजन? उससे नेत्र सुंदर होते हैं और मजबूत होते हैं, उनकी रोशनी बढ़ती है, यानी वो माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों को देखने में कैपेबल हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। दूसरा, अंजन लगाने से जो नेत्र होते हैं वो स्वच्छ हो जाते हैं, साफ हो जाती हैं, और जो पलकें होती हैं वो एकदम चिकनी हो जाती हैं। तब ध्यान रखना जो अंजन है उससे नेत्र सुंदर हो जाते हैं। और दूसरा, सूक्ष्म माइन्यूट से माइन्यूट सब्सटेंसेस को देखने में एलिजिबल हो जाती हैं, ठीक है। और जो पलकें चिकनी हो जाती हैं, नेत्र स्वच्छ हो जाते हैं। तब ध्यान रखना है कि अंजन लगाने से आंखें सुंदर हो रही हैं, बड़ी बड़ी हो रही हैं, छोटी छोटी चीज़ों को देख सकती हैं, चिकनी हो रही हैं और साफ हो रही हैं। पर अंजन 2 प्रकार का होता है, एक होता है सौविरंजन, एक होता है रसंजन। जो सौविरंजन होता है इसको आप डेली लगाते हैं, सौविरंजन कैसे लगाते हैं? डेली। और जो रसंजन होता है उसको कैसे लगाते हैं? वीकली। तो ध्यान रखना है कि सौविरंजन को डेली लगाना है, रसंजन को वीकली लगाना है। जो सौविरंजन है इसको लगाने से हमारे नेत्रों की रोशनी बढ़ती है, यानी नेत्र के लिए हितकारी होता है। और जो रसंजन होता है, रसंजन क्या करता है? चक्षु के अंदर से जो जल होता है जल को निकालता है। यानी सौविरंजन तो आंखों के लिए हितकारी है, जब जो रसंजन है वो आंखों से जल के अंदर जल को निकाल रहा है। अब देखिए जो हमारी आंखें हैं इसके अंदर एक तरीके से कह सकते हो हमारे चक्षु के अंदर अग्नि महाभूत की प्रधानता रहती है, यानी तेज प्रधान हमारे चक्षु हैं। अब जो अग्नि है उसको जल से भय रहता है, यानी जो अग्नि है यानी जो पित्त है हमारी आंखों को, उसको कफ से भय रहता है कि जब हमारे अंदर कफ बढ़ जाएगा या फिर हमारी आंखों के अंदर जलीय वाटरी कंटेंट बढ़ जाएगा तो हमको क्या हो सकता है? कैटरैक्ट हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि रसंजन क्या करता है? कैटरैक्ट होने से बचाता है, यानी अग्नि तत्व प्रधान हमारी चक्षु है उसकी रक्षा जल तत्व से करता है। तो इसका प्रयोग करना है वीक में 1 बार, ठीक है। कैसे करना है? वीक में 1 बार। सौविरंजन का प्रयोग डेली करोगे, रसंजन का प्रयोग वीकली करोगे। सौविरंजन क्या है? नेत्र के लिए हितकारी है। रसंजन क्या है? आंखों से जल तत्व को निकालने वाला है। तो ये 2 डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, ये मैंने पढ़ दी है। सौविरंजन में क्या कर रहा है? नेत्र को स्वच्छ करने वाला नित्य प्रयोग, या मैंने एक तरीके से कंसाइज कर दिया। दूसरा रसंजन दूषित अश्रु को निकालने वाला, जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको निकालने वाला, और सप्ताह में 1 बार, या नित्य डेली कर रहे हो या सप्ताह में 1 बार कर रहे हो, ये नेत्र को साफ कर रहा है। सौवीर रस क्या कर रहा है? नेत्रों के अश्रु को निकाल रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। फिर नस्य और गंडूश के बारे में बात। नस्य मैंने आपको बताया कि नासा मार्ग से, आपकी नेजल कैविटी से, नॉस्ट्रिल से दवाई देना ही नस्य कहलाता है। तो नस्य में क्या है? नासा मार्ग से दी गई औषधि नस्य कहलाती है, नेजल इंस्टिलेशन। गंडूश मैंने बताया था मुख में द्रव्य को धारण करना। द्रव्य यानी औषधि, कोई भी दवाई हो सकती है, कोई भी तेल हो सकता है, घी हो सकता है, इसको रखते हैं, ठीक है। और रख करके हिलाना नहीं है, रख करके मुख में हिलाना नहीं है। तो अंजन क्या है? काजल लगाना। नस्य क्या है? क्या कहते हैं? नाक से औषधि देना। गंडूस में करते हैं जो औषधि है उसको मुख में रख लेते हैं और हिलाते ही नहीं है, ठीक है। अब धूमपान, धूमपान का मतलब बस सिगरेट या उससे नहीं है, कहते हैं सिगरेट या बीड़ी से। यहाँ धूमपान क्या करते हैं अपन? जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो हमारे लिए हितकारक हैं, जो हमको फायदा करेंगी कफज विकार में, वातज विकार में, इसलिए अपन धूमपान कराते हैं। आगे जाकर आप देखेंगे नस्य अलग चैप्टर है, गंडूस अलग चैप्टर है, धूमपान अलग चैप्टर है। तो ये अलग अलग चैप्टर्स हैं जिसकी बात हम करेंगे
डिटेल में। यहाँ पर सिर्फ एक हेडिंग दी गई है, एक चर्चा की गई है, एक छोटी छोटी परिभाषा डेफिनेशन दी गई है, जिससे आपको एक इंट्रोडक्शन हो जाए। जैसे गंडूश में लिख रहा है, स्नेहादि द्रव्यों का मुख में इतना भर लेना कि वो हिलाया नहीं जा सके। गार्गलिंग विद वार्म वाटर मिल्क हर्बल ऑयल शुड बी डन। गार्गलिंग मतलब उसको मुख में रखेंगे और मूवमेंट नहीं कराएंगे। अगला धूमपान। धूमपान करते हैं, धूम नेत्र लेते हैं। धूम नेत्र इस तरीके से कह सकते हैं चिलम। चिलम जो होती है ना, चिलम, इस तरीके की चिलम देखी होगी आपने, आगे से ब्रॉड होती है, अंदर से इस तरीके से स्मॉल हो जाती है। इसमें करते हैं धूम बत्ती लगा देते हैं, धूम बत्ती, ठीक है। यानी ये क्या है, चिलम, चिलम के अंदर हमने क्या कर दिया, मेटीरियल, इस मेटीरियल को अपन पीते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, यही कह रहा है, क्या कहते हैं कि धूम नेत्र का मतलब क्या होता है, इसे अपन क्या करते हैं, अग्नि से जला करके मुख से या तो नाक से किया जाता है या मुख से किया जाता है। तो ये हुआ धूमपान। ताम्बुल मतलब होता है पान, पान का सेवन। तांबुल किस में नहीं कराओगे, यानी पान का सेवन किस में नहीं कराओगे, जिसको पित्तज विकार हो, जिसको रक्तज विकार हो, और छत यानी चेस्ट में कोई दिक्कत हो गई है, चेस्ट में कोई डिस्ट्रक्शन हो गया है, जिसका शरीर रूक्ष है, जिसको नेत्र रोग है, जिसको विष विकार है, इन सब में आप तांबुल का सेवन नहीं कराओगे। तो उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। लिख लिख करके बताने की, याद कराने की कोशिश करी, चैप्टर समझ में आ रहा होगा। इससे अच्छे नोट्स चाहिए, आपको पेड क्लासेस लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आज ही बीइंग डॉक्टर की क्लासेस ले सकते हैं। बीइंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करिए। पदार्थ की क्लासेस, रचना की क्लासेस, क्रिया की क्लासेस, सारी क्लासेस चल रही हैं। सेकेंडरी की चरक संहिता की क्लासेस चल रही हैं। आप शेयर करिए क्लासेस को, इस वीडियो को, और देखिए और जुड़े रहिए बीइंग डॉक्टर से। कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बढ़ रही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या सब्जेक्ट चाहिए, जिसको प्राइस कोर्स का या फिर ड्यूरेशन या कोई भी चीज़ जाननी है तो आप कोर्स पर जान सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, अपना ऐप है खुद का। इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ बीइंग डॉक्टर आपके सामने आ चुका है। तो आइए बीइंग डॉक्टर को अपनाया जाए, देखा जाए, इसकी वीडियो को समझा जाए। चलिए टेक केयर, अगली वीडियो मिलती है, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने कॉलेज में, अपने बैचमेट्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ शेयर करिए, फैलाइए, और हमारे कोर्सेज को, हमारे ऐप को, हमारे क्या कहते हैं बीइंग डॉक्टर यूट्यूब चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।